लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। लेकिन जीतता तो वही पहलवान है जिसके पास दांव हो। तो क्या इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास दांव नहीं थे? देखिए, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, लुटेरों का संगम है। आजम खान साहब के रहते हुए जुल्म हुआ है। आज वहाँ का मुसलमान वहाँ के जुल्म से आज़ाद हुआ। ये गठबंधन भी बिखरेगा, आप देखना जैसे वक्त नज़दीक आएगा। इन ओवैसी से गठबंधन की बात आई थी, क्यों नहीं इन लोगों ने गठबंधन किया? क्योंकि इनको मुस्लिम वोटर चाहिए, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। मुस्लिम तो इनको एक तेजपात के पत्ते की तरह नज़र आता है, सिर्फ इस्तेमाल के लिए इन लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव के बाद गठबंधन के भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस उपचुनाव में गुर्जर, जाट, मुस्लिम, दलित और त्यागी समाज जुड़ा है, तो इसको लेकर गठबंधन का भविष्य बड़ा उज्जवल है। गठबंधन के भविष्य को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कारी अबरार जमाल जी हैं। सबसे पहले तो कारी अबरार जमाल जी, मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खतौली विधानसभा उपचुनाव में तो गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को बड़ी पटकनी दी है, तो इस हार पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव जो होता है वो एक दंगल के मैदान की तरह होता है। एक पहलवान को जीत मिलती है तो एक पहलवान को हार का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी लंबी छलांग लगाने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। तो लंबी छलांग से मतलब मेरा 2024 का चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी की उसकी तैयारी है। जिस तरीके से आप पहलवानी की बात कर रहे हैं और कुश्ती की बात कर रहे हैं, एक पहलवान जीतता है, एक पहलवान हारता है, लेकिन जीतता तो वही पहलवान है जिसके पास दांव हो। तो क्या इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास दांव नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के दांव कितने मजबूत है और कितने अहम हैं, ये भारतीय राजनीति का विपक्ष बहुत अच्छे से समझ चुका है और बहुत अच्छे से जान चुका है। अटल जी ने कभी कहा था, जब अटल जी की सरकार टूट गई थी एक वोट से, अटल जी ने उस वक्त कहा था कि आज कांग्रेस हम पर हंस रही है, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और जितने भी उस वक्त के दल होंगे सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त भी वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकेंगे, और जो आज सच साबित हो रहा है। कारी जी, इस उपचुनाव में यदि हम गुर्जर समाज की बात करें तो गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। जाट समाज की यदि हम बात करें तो जाट समाज भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। त्यागी समाज की हम बात करें तो त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। तो ये सब वोटर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गठबंधन के साथ क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, लुटेरों का संगम है। मैंने पहले भी कहा था 2022 के चुनाव में, और ये गठबंधन महाठगबंधन जितना जोर लगा सकता था चुनाव में इसने लगाया, उसके बावजूद भी इसको इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा जो इन लोगों ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो। और इंशाल्लाह मुझे लगता है 2024 के चुनाव में भी इनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा सब इसी ठगबंधन में तब्दील होकर के जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब होगा और इंशाल्लाह फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी 3 उपचुनाव हुए। एक उपचुनाव रामपुर सीट पर हुआ, एक उपचुनाव खतौली में हुआ और एक उपचुनाव मैनपुरी में हुआ। 2 जगह पर गठबंधन को जीत मिली। रामपुर में भी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर भी गठबंधन की जीत होती, लेकिन वहाँ पर प्रशासन ने सख्ती की। बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इन लोगों का काम ये है, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा बताए। देखिए, रामपुर की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, ख़ास तौर से वहाँ का मुस्लिम समाज। जिस तरह उन लोगों पर सपा सरकार में और दूसरी सरकारों में आज़म खान साहब के रहते हुए जुल्म हुआ है, आज वहाँ का मुसलमान वहाँ के जुल्म से आज़ाद हुआ है। और जिस तरह अंग्रेज़ों ने अपनी चक्की में
आटे की तरह सबको पीसा था, इसी तरह आज़म खान साहब ने वहाँ के मुसलमानों को अपने जुल्म से बिल्कुल इस तरह मतलब जो है उनके ऊपर जुल्म हुए हैं कि उनकी कोई सुनवाई, और इस धर्म की आड़ में इन लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म हुए हैं, जिस वजह से वहाँ का मुस्लिम आज आज़ाद हुआ है। अगर मुस्लिम समाज की हम बात करें तो वो गठबंधन के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है, और अब तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम गठजोड़। तो ये मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आखिर क्यों नहीं जाता? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे बढ़ चढ़ करके जुड़ रहा है। आप देखेंगे चाहे वो पसमानदा मुस्लिम समाज के ज़रिए या अल्पसंख्यक समाज के ज़रिए या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ज़रिए, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहा है। और मुसलमान जान चुका है, मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे नौजवानों के हाथ में हथियार हों। मुसलमान चाहता है, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं मुसलमान बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। मुसलमान उस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी वर्ग को हुआ है, उसमें सबसे पहला नाम मुसलमान का आता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन आज जनता महंगाई के लिए रो रही है, बेरोजगारी के लिए रो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का अन्नदाता किसान परेशान है, लगातार शिकायतें कर रहा है। महंगाई तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के शासन में हुई, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। दरअसल लोग मुहासबा नहीं करते, लोग हिसाब किताब नहीं करते। आप इस हिसाब किताब को ज़रा अपनी उंगलियों पर ही जोड़ करके देख लें। आप देखेंगे कि चीनी की बात लोग कर रहे हैं, तेल की बात लोग कर रहे हैं, सोने की बात लोग कर रहे हैं। आप आंकड़े उठा के देखिएगा कि 2007 में 2014 से और 2022 तक 7 साल का शासन माननीय मोदी जी का है, और 2007 से 2014 तक 7 साल का शासन कांग्रेस का है। 2000 में चीनी जो थी वो 10 रुपये थी, 10 रुपये किलो। फिर 2014 में 36 रुपये थी। तो कितने बढ़े हैं? 26 रुपये बढ़े हैं कांग्रेस के 7 साल में। फिर आप इसको जोड़िए 2014 से और 2022 तक, आज चीनी 42 रुपये रेट है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में सिर्फ 10 रुपये बढ़े हैं और कांग्रेस के शासन में 26 रुपये चीनी पर बढ़े हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। आप पेट्रोल देख लीजिए, 2007 में पेट्रोल 42 रुपये बिकता था और 2014 में पेट्रोल 72 रुपये बिकता था। कितने बढ़े? 30 रुपये। और फिर 2022 चल रहा है, आज पेट्रोल 100 रुपये है। तो माननीय मोदी जी के शासन में 28 रुपये पेट्रोल पर बढ़े हैं और कांग्रेस के शासन में पूरे 30 रुपये पेट्रोल पर बढ़े हैं। तो बताइए, महंगाई इनके शासन में बढ़ी है या मोदी जी के शासन में बढ़ी है? आप सोना देख लीजिए उठा करके, सोना 5-6 हज़ार रुपये था और 2014 में सोना 32,000 रुपये था। तो कितने बढ़े सोने के ऊपर? 24-25 हज़ार रुपये। और आज सोना 48,000 रुपये है। इनके शासन में कम बढ़ा है, उनके शासन में ज़्यादा बढ़ा है। तो हिसाब तो करो, मुहासबा करो, तभी तो समझ में आएगा कि किसके शासन में महंगाई बढ़ी है, किसके में नहीं। कारी जी, अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से खतौली में, मैनपुरी में गठबंधन प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, उसके बाद लगातार गठबंधन से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन का भविष्य बड़ा उज्जवल है। तो आपको क्या नज़र आता है? पहले तो ये प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने लाएं, कहीं ये 2024 के चुनाव में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो उसके लिए भी समझौता नहीं हुआ। ममता जी अलग तैयार हैं, अखिलेश जी अलग तैयार हैं, राहुल जी अलग तैयार हैं, और फिर कांग्रेस में कई चेहरे मौजूद हैं, सपा में कई चेहरे मौजूद हैं, और फिर अलग अलग दूसरे दलों के नेता। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन भी बिखरेगा।
आप देखना जैसे वक्त नज़दीक आएगा, इनका गठबंधन ओपी राजभर जी से इन्होंने गठबंधन किया था, वो पाँव नहीं चल पाया। पिछले चुनाव में बसपा से गठबंधन किया था, वो नहीं पाँव चल पाया, और इंशाल्लाह ये भी पाँव नहीं चलेगा। इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम समाज आपस में जुड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त ही बसपा देगी। इमरान मसूद को तो सहारनपुर की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है, बहुत अच्छे से समझ चुकी है। उनका नाम सुनते हुए उनका तो लोग, उनके सवालों का तो लोग जवाब भी देना पसंद नहीं करते। जिस तरह कल उस दल में थे, आज इस दल में है और परसों किसी और दल में चले जाएंगे। उनके पास भारतीय जनता पार्टी विकल्प बचा है। मैं तो कहता हूं उनको कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें आकर के। जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी कहती है कि दलित समाज में हमारी हिस्सेदारी है, बहुजन समाज पार्टी कहती है कि दलित समाज हमारे साथ है, तो दलित समाज की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज को हिस्सेदारी मिल रही है, और जब से दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है, लगा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, जब से दलित भी और अन्य दल भी, जो पिछड़ा वर्ग हो चाहे ओबीसी वर्ग हो, सारे वर्ग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के कई बड़े चेहरे हैं जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और ये जो आने वाला निकाय चुनाव है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गठबंधन भी बड़ा दावा कर रहा है और उधर बसपा बड़ा दावा कर रही है, कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है। देखिए, मैं इसमें ख़ास तौर से अपने मुस्लिम समाज से गुजारिश करूंगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वक्त अब परिवर्तन का आ चुका है, बदलाव का वक्त है। ज़माना बदल गया, हालात बदल गए, आप भी बदलने की कोशिश करो। हम अखिलेश की उम्मत में नहीं है, नहीं हम मायावती की उम्मत में हैं, और नहीं अखिलेश हमारे लिए हाजी है, नहीं मायावती हमारे लिए मुफ्तिया है। हमारे लिए सब बराबर हैं, और हमारे लिए जब सब बराबर है, जहाँ हमको हिस्सेदारी मिल रही है हम वहाँ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन की बात आई थी, क्यों नहीं इन लोगों ने गठबंधन किया? क्योंकि इनको मुस्लिम वोटर चाहिए, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। मुस्लिम तो इनको एक तेजपात के पत्ते की तरह नज़र आता है, सिर्फ इस्तेमाल के लिए इन लोगों को। तो मैं ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, और एक बार आके तो देखें। दूर दूर भागने से और इसकी बुराई करने से और इसको अपना दुश्मन समझने से क्या मफाद है? कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह मुसलमान के अंदर और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक खाई पैदा की है, उसको भरने की कोशिश करें मुसलमान, और इंशाल्लाह फिर सब अच्छा होगा। चलिए, तो कारी अबरार जमाल जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि गठबंधन का आखिर क्या भविष्य रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।